बेटा क्वेश्चन नंबर 1 ये जो पहला तो एक न्यूमेरिकल टाइप है, सेकंड से हम सारे कंसेप्ट बेस करेंगे आज। ठीक है, ध्यान से सुनना। आज जो क्वेश्चंस है ज्यादातर कंसेप्ट बेस्ड है, न्यूमेरिकल कम कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल्स। पहला क्वेश्चन है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसका थिकनेस, इनका सेपरेशन है d, उसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट किया इन्होंने, जिस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का थिकनेस जो है, ये जो t है, दैट इज 3d/4। ठीक है, व्हाट इज द न्यू कैपेसिटेंस? बस सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आपको कुछ नहीं करना। कैपेसिटेंस का आपने स्लैब वाला फॉर्मूला याद किया है, व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस, व्हाट इज द न्यू कैपेसिटेंस? फॉर्मूला क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d/k है, नहीं, d माइनस टी प्लस t/k, ये है ना फॉर्मूला, d माइनस टी प्लस t/k, ये फॉर्मूला है। अब आपने इसमें क्या करना है, सिंपल एक चीज करना, अगर ये स्लैब इंसर्ट नहीं होता तब उस केस में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाय d। अगर स्लैब नहीं होता तब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता? कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट a बाय d। उस कैपेसिटेंस को c नॉट मान लेना, समझ रहे हो? जब स्लैब नहीं होता, यहां लिख देना इन एब्सेंस ऑफ स्लैब, इन एब्सेंस ऑफ स्लैब the capacitance is this, epsilon naught a by d. Now in presence of slab, in presence of dielectric slab, now in presence of dielectric slab the capacitance is epsilon naught this d minus t plus t by k। आपने क्या करना, सिर्फ एक चीज करनी है, ये जो t की वैल्यू है ना, t की वैल्यू कितनी है? 3d/4, वो यहाँ डाल देना, बस 3d/4 डाल दोगे, ये कैलकुलेशन आपने करना है। जब ये वैल्यू यहाँ डालोगे, थोड़ा सा बस प्लस माइनस कर लेना, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, और प्लस वो डी ये नंबर भी आएंगे कुछ, जैसे मेरा आंसर आ गया, मान लो ऐसा आया 5/7 एप्सिलॉन नॉट a by d, सब कुछ सॉल्व करके, सपोज आया नहीं, मैंने ऐसे ही लिखा, मान लो मेरा आंसर ऐसा आया, प्लस के ऐसे कुछ आया, प्लस 7 प्लस के ऐसे आया, तो ये जो एप्सिलॉन नॉट a by d है, इसको हटाकर आप क्या लिख सकते हो? c नॉट। तो जो नया कैपेसिटेंस होगा 5/7 प्लस के, इसको हटाकर आप c नॉट लिख दें, मतलब फाइनल आंसर ऐसे लिखना। समझ गए कैसे लिखना है? बिना डायरेक्ट स्लैब का ये फॉर्मूला था, स्लैब डालने के बाद ये फॉर्मूला हो गया, बस ये टी की वैल्यू यहां से यहां डाल देना, फाइनल आंसर कुछ ऐसा आएगा, उसमें इस चीज को हटाकर सी नॉट लिख देना। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, आप वहां से आंसर मैच कर लेना। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल, थर्ड लास्ट एग्जाम्पल, एक बार देख लेना आप वहां से। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये कंसेप्ट बेस्ड नहीं है, ये बस एक हमने ऐसा स्लैब वाला किया नहीं था इसलिए कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, यहाँ ये ध्यान से सुनना, इसमें 5 पॉइंट्स लिखवाए हैं मैंने, सेकंड क्वेश्चन 5 मार्क का आया हुआ है बोर्ड में। इसको इन्होंने अलग ईयर में, ये क्वेश्चन 3 साल आया बोर्ड में जो मैंने अभी लिखवाया, 2016 में लास्ट आया था अभी, ठीक है ना, उसके पहले 4 में आया, फिर 7 में आया, फिर 16 में आया, ऐसे अलग अलग जगह। तो कहने का मतलब है ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि 5 पार्ट में से कोई 3 पार्ट दे दे, 3 मार्क का बन गया है ऐसे, तो इन 5 में से ही आते हैं, मतलब उससे बाहर नहीं आएंगे। क्वेश्चन क्या है सुनो, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। देयर इज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग प्लेट सेपरेशन d, प्लेट एरिया a, एक एक प्लेट का एरिया a है, प्लेट सेपरेशन d है। ठीक है, तो कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला होता है? कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला? एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाय d। उसने बोला इसको बैटरी लगा के चार्ज किया, इस कैपेसिटर को थोड़ा छोटा बना देता हूं, इसको बैटरी से चार्ज किया, बैटरी की वोल्टेज कितनी थी? v। ठीक है, फिर क्या हुआ, जब ये चार्ज हो गया, जब इसके अंदर चार्ज आ गए, प्लस माइनस ये भी जो भी स्टोर था, चार्ज स्टोर हो गया, चार्ज स्टोर होने के बाद बैटरी हटा दी, बैटरी हटा के प्लेट सेपरेशन डबल कर दिया, कितना कर दिया? 2d। पहले कितना था? d, अब उन्होंने कर दिया इसको 2d। तो बोला व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन, फर्स्ट पॉइंट, इसके कैपेसिटेंस में क्या फर्क पड़ा? पहले कैपेसिटेंस c था, बाद में क्या हुआ इन टर्म्स ऑफ c बताना है। इसके चार्ज में क्या फर्क पड़ा, इसके वोल्टेज में क्या फर्क पड़ा, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या फर्क पड़ा, और इसके एनर्जी में क्या फर्क पड़ा। 5 चीजें, इन 5 से बाहर नहीं पूछेंगे, इनमें से 3 भी पूछ सकते हैं, मैं 5 बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। पहले कैपेसिटेंस कितना था? एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाय d। अच्छा, इसमें कुछ मीडियम भी डाला है ना उसने, मीडियम डाला है, खाली स्लैब बैटरी हटा के कुछ करा क्या? पढ़ो, पढ़ के सुनाओ। नहीं डाला, अब मीडियम भी डाल सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। इन्होंने क्या किया, सिर्फ बैटरी हटा दी और डबल कर दिया, इतना सा काम किया ना उन्होंने। हो सकता है मीडियम भी डाल दें इसमें,
तब अगर देखो तो फॉर्मूला क्या होता है, नया कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अगर वो मीडियम डालते हैं तो आप यहाँ पे क्या लगा दोगे, नहीं डाला तो कुछ नहीं करना आपने, ठीक है, नहीं डाला तो आपने कुछ भी नहीं करना। अच्छा, इन्होंने क्या किया, बस सेपरेशन को डबल कर दिया ना, तो आप क्या करोगे, यहाँ 2d कर दोगे। तो जो पुराना कैपेसिटेंस था वो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी था, यही था ना पुराना कैपेसिटेंस। तो जो नया कैपेसिटेंस होगा सी डैश, आप क्या लिखोगे, न्यू कैपेसिटेंस। यहाँ पे क्या लिखना बेटा, बोर्ड की तरफ क्या लिखेंगे, न्यू कैपेसिटेंस। न्यू कैपेसिटेंस को मैंने सी डैश माना है। तो ये जो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी है, इतने को हटाकर मैं सी लिख सकता हूँ ना, इसको हटाकर सी लिख देता हूँ, नीचे क्या बचा 2। तो नया कैपेसिटेंस कितना हो गया, पुराने कैपेसिटेंस का आधा। पहले का आंसर आ गया ना, खत्म। ऐसे ही आंसर बताना। एक नंबर, ये बोलते हैं गिव रीजन, तो यही रीजन है, ये जो फॉर्मूला है यही रीजन है उनका, समझ में आया। सेकेंड पॉइंट, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन चार्ज। यहाँ पे बैटरी लगाई आपने, उससे चार्ज किया, फिर वहां तो कोई बैटरी नहीं लगाई ना, तो जो चार्ज इसके पास यहाँ था वही चार्ज उसके पास वहां है, चार्ज हवा में तो उड़ेगा नहीं। सो देयर इज अ लॉ कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, दैट इज चार्ज ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व। तो जो चार्ज पहले था वही चार्ज बाद में है। तो आप लिखोगे, आप क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस Q2 किसके बराबर होगा, Q1 के। तो आप लिखोगे चार्ज रिमेन्स द सेम, चार्ज रिमेन्स दी सेम, चार्ज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ लिख देना चार्ज रिमेन्स दी सेम, क्यू रिमेन्स दी सेम, जो पहले चार्ज था वही बाद में भी चार्ज रहेगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट उसने बोला जी इनके वोल्टेज पे क्या फर्क पड़ा, बैटरी तो यहाँ है ही नहीं, लेकिन क्योंकि कुछ चार्ज स्टोर है और कैपेसिटेंस भी है तो वोल्टेज तो होगी। तो बोला आप बताओ, पहले वोल्टेज थी V, अब वोल्टेज को क्या हुआ बाद में, जब डबल कर दिया, बैटरी तो हटा दी थी ना उसने, लेकिन इनमें अभी भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, कुछ चार्ज तो स्टोर है ही, चार्ज तो उतना ही स्टोर है, कैपेसिटेंस चेंज हो गया तो वोल्टेज चेंज होगा। तो आप यही वाली लॉ को वहां इस्तेमाल करोगे। Q1 किसके बराबर हुआ था, Q2 के। Q का क्या फॉर्मूला होता है, CV। तो यहाँ C1 V1 किसके बराबर, C2 V2। C1 को मैंने C माना था, C1 को क्या माना था C, V1 को क्या माना था V। C2 कितना हो चुका था, ये C2 ही तो है ना, C2 कितना हो चुका है C/2, तो C2 को लिख सकते हैं C/2। तो नई बैटरी निकल नहीं जाए, अरे क्या काट दिया मैंने, C से C कट जाएगा ना, तो नई वोल्टेज कितनी निकली 2V। तो नई वोल्टेज कितनी हो गई, डबल हो गई, नई वोल्टेज क्या हो गई, डबल। सिंपल है ना, ऐसे बताना आंसर। फिर फोर्थ, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या फर्क पड़ा। तो आप सोचोगे इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज की क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज की रिलेशन है E = V/D, यही रिलेशन है ना, दो बार लगाओगे, एक बार E1 और एक बार E2, यहाँ V2 होगा और D2 होगा ना। पहले वोल्टेज V था, DD था, बाद में वोल्टेज कितनी हो गई थी 2V, तो वोल्टेज को 2V कर दो, D भी तो डबल हो गया था ना, D कितना हो गया था 2D, 2 कट गया, तो जो V/D है उसको E1 लिख सकते हैं ना, तो V/D को हटाकर मैं क्या लिख देता हूँ E1, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आ गई ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स सेम, तो यहाँ लिख देना इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स सेम। आ रहे समझ में, आपको फॉर्मूले से ही सब कुछ करना है, फॉर्मूला याद होना चाहिए बस, कनेक्शन, और ये लॉ याद होना चाहिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन चार्ज, बड़ी काम की चीज है, ठीक है। कितनी चीज हो गई, 4 हो गई, 4 नंबर मिल गए। पांचवा एक नंबर और, पांचवा क्या है जी, एनर्जी में क्या फर्क पड़ा, वही करना है, 2 बार एनर्जी का फॉर्मूला लगाना है और बस डिवाइड करके देख लेना है। पहले एनर्जी, एनर्जी का क्या फॉर्मूला, हाफ CV², बाद वाली एनर्जी हाफ C2V2²। अब C2V2 डाल दो, C2 कितना है जी C/2, C2 हो गया जी C/2, V2 कितना है 2V का स्क्वायर, है ना, ये हो गया जी, हाँ ये 2 2 4 कर दूं, 4C, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4V², है ना, 4 से 4 कट रहा है, क्या बचा, ये तो U2 आया। अब इनको डिवाइड करके देख लेना, U2/U1 करना जरा, U2 डिवाइडेड बाई U1, ऊपर यहाँ क्या है CV², यहाँ क्या है हाफ CV², CV कट गया, 2 ऊपर चला जाएगा ना, तो U ऊपर चला गया, तो जो एनर्जी हो गई वो डबल हो गई ना पहले की, एनर्जी कितनी हो गई, ये 2 ऊपर गया और U1 भी चला गया, तो U2 कितना हो गया ट्वाइस ऑफ U1, सो एनर्जी बिकम्स डबल, वर्ड में लिख देना। आए समझ में,
बेटा एनर्जी कंजर्व रहती है, लेकिन प्लेट सेपरेशन आपने बढ़ा दिया ना तो वोल्टेज बढ़ गई, तो वो इधर एनर्जी चेंज हो गई। ठीक है, यहाँ पे आपका चार्ज वाला लॉ से स्टार्ट करोगे आप। ठीक है क्योंकि आप ये एनर्जी पता क्या है कि आप कितनी एनर्जी कैपेसिटर लगा रहा है चार्ज को स्टोर करने में। अब आप कैपेसिटर ज्यादा एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी उसे स्टोर करने में, समझ रहे हो? वो है कि आप कितनी एनर्जी लगा रहे हो। तो एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी, आपने ज्यादा जगह बना दी तो ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी चार्ज को स्टोर करने। आया समझ में? तो वो कैसे कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं मैं भी आपको दूंगा। मैंने आपको जैसे बताया कि मैंने इसको प्लेट सेपरेशन भी डबल कर दिया और मीडियम भी डाल दी। यहाँ तो मीडियम नहीं डाला था ना, मीडियम डालते तो आप क्या चेंज करते, यहाँ के लगा देते बस, है ना? यहाँ पे क्या लगा देते, के, और बाकी सब कुछ जैसे करते वैसे ही करते रहते। बस यहाँ एक के और लगा देना, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी हो जाता है ना साथ। आया समझ में? ठीक है, अच्छा ऐसे क्वेश्चन है एक और करा देता हूँ कि जगह कम है, और उसके बाद आप नोट कर लेना ये दोनों चीजें। एक लास्ट यहाँ पे राइट में कर रहा हूँ, इसी रिकॉर्डिंग में सारा आ जाएगा, ध्यान से सुनना। ये एक बच्चे से पूछूंगा, वो बताएगा मुझे, ठीक है? ध्यान से, ये दूसरा क्वेश्चन था हमारा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। अच्छा सुनो, थर्ड क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना। ये ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ग्राफ आपको बना बनाया देंगे, आपको वहां से बचाना होगा। बेटा ये Q और V का ग्राफ है, चार्ज और वोल्टेज का ग्राफ है, कैपेसिटर से ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में। Q और V का ग्राफ है फॉर टू कैपेसिटर्स C1 एंड C2। ठीक है, देयर आर टू कैपेसिटर्स C1 एंड C2। दो पहले बेसिक वाला एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो एक कैपेसिटर है C1, ये C2। मुझसे पूछा बताओ कौन सा कैपेसिटर बड़ा, C1 की C2? बस इतना, एक दो नंबर का क्वेश्चन है ये। C1 बड़ा, सिर्फ गैस वर्क नहीं, कंसेप्ट वाइज जाएंगे आप कैसे करेंगे, मुझे कैसे पता कौन बड़ा? मैं सिंपली Q इज इक्वल टू CV लगा दूंगा। Q इज इक्वल टू CV लगाओ, यहाँ से C निकाल लो, C कितना आएगा, Q डिवाइडेड बाई V नीचे चला गया। आप देखो कौन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कैपेसिटेंस के, चार्ज। कैपेसिटेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन है, चार्ज, और इनवर्सली कौन है, वोल्टेज। तो जो डायरेक्टली है इसका मतलब ये ज्यादा तो ये भी ज्यादा, तो जिसका चार्ज ज्यादा उसका उसका कैपेसिटेंस ज्यादा, जिसका चार्ज ज्यादा उसका कैपेसिटेंस ज्यादा। तो देखो किसका चार्ज ज्यादा है, आपको दिख रहा है किसका चार्ज ज्यादा है? C2 का चार्ज ज्यादा नहीं है C1 से, जिसका चार्ज ज्यादा उसका कैपेसिटेंस ज्यादा, समझ रहे हो? तो बस इसको देख लिया करो, न्यूमरेटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन है, डायरेक्टली मतलब ये ज्यादा तो वो भी ज्यादा। तो किसका चार्ज ज्यादा दिख रहा है आपको, Q2 ज्यादा है ना Q1 से, तो आप लिखोगे भैया Q2 इज मोर देन Q1, therefore C2 इज मोर देन C1, सिंपल। आए समझ? अब एक क्वेश्चन ग्राफ का इसी से रिलेटेड भी बता देता हूं मैं, ऐसा ही सेम क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। Q इज इक्वल टू, यही Q और V का ही ग्राफ है, वो कई बार इसको उल्टा सीधा कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं, इसको इधर, वो देख लेना आप। अब यहाँ पे Q और V उल्टा कर दिया। अब इसमें इनके नाम नहीं बताए, A और B दो कैपेसिटर है, उन्होंने बताया नहीं कौन C1 है कौन C2 है। ठीक है, A और B दो कैपेसिटर है, ध्यान से सुन के बताना क्वेश्चन। उसने बोला प्लेट B का जो एरिया है, प्लेट B का जो एरिया है, ये एरिया एक प्लेट है ना, एक प्लेट का एरिया, प्लेट B का एरिया प्लेट A के एरिया का डबल है, समझ रहे हो? प्लेट B का एरिया प्लेट A वाले कैपेसिटर के एरिया का डबल है। ठीक है, आपको बताना है इन दोनों में से कौन सा मतलब ये ऐसे ले लेता हूं मैं कि जो कैपेसिटर C1 है, दो कैपेसिटर है C1 और C2, A और B में कंफ्यूज जाओगे ना, A और B तो सेम ही है, ये दो कैपेसिटर है C1 और C2। जो C2 का एरिया है वो C1 के एरिया का डबल है। अब इन दोनों में से बताना है कि A और B में से कौन C1 रिप्रेजेंट करता है, कौन C2 रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यही क्वेश्चन है सेम। फिर से बोलता हूं मैं, देयर आर टू कैपेसिटर C1 एंड C2, इन दोनों में से एक C1 है एक C2, हमें नहीं पता कौन C1 कौन C2। इसने बोला कि जो C2 का प्लेट का एरिया है वो C1 के प्लेट के एरिया का डबल है। क्वेश्चन समझ में आ गया? प्लेट एरिया ऑफ C2 इज डबल ऑफ प्लेट एरिया ऑफ C1. Now identify which out of A and B represents C1 and which represents C2. ठीक है, देखो अभी कैसे करेंगे हम, देखो ये फॉर्मूला देखो आप, कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला होता है, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। अब देखो जो C1 होगा, अच्छा दोनों का ना वो D सेम है, ठीक है,
कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी, ये C1 ले लो। C2 में क्या ले लूंगा मैं, C2 में C2 यहाँ लिख देता हूँ, C2 क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट एरिया को डबल कर दूंगा ना मैं, एरिया को डबल कर देंगे C2 में, वो कौन बड़ा हुआ C2 की C1, तो दिख ही रहा है इसका एरिया डबल है तो कैपेसिटेंस भी डबल हो गया इसका, तो C2 डबल हो गया ना C1 के, तो यानी C2 बड़ा है ना C1 के, C2 बड़ा है ना C1 के, C2 का डबल एरिया तो कैपेसिटेंस भी डबल, तो जो बड़ा वाला हुआ दोनों में से वो A हुआ, जो बड़ा वाला हुआ वो C2 हुआ और जो छोटा वाला हुआ वो C1 हुआ। अब दोनों में बड़ा छोटा तो ऐसे पता चलता है ना कि भैया क्या कैसे पता चलता है, Q इज इक्वल टू क्या लिखोगे CV, फिर ये V ले जाओगे नीचे, फिर बताओगे जिसका चार्ज ज्यादा उसका कैपेसिटेंस ज्यादा, किसका चार्ज ज्यादा दिख रहा है, A का चार्ज ज्यादा है ना, तो आप लिखोगे भैया चार्ज A का B से ज्यादा, तो कैपेसिटेंस A का भी B से ज्यादा, जिसका चार्ज ज्यादा उसका कैपेसिटेंस भी ज्यादा, तो जो ज्यादा वाला कैपेसिटर है वो कौन है, C2, और जो छोटा वाला है वो कौन है, C1, तो A क्या रिप्रेजेंट करेगा, C2, B क्या रिप्रेजेंट करेगा, C1, वो यहाँ नहीं लिखना, आंसर में लिखना, तो देयरफॉर A रिप्रेजेंट्स, A समझ में है, जो ज्यादा वाला है वो C2, तो ज्यादा वाला A है, तो A रिप्रेजेंट्स C2 एंड B रिप्रेजेंट्स C1, आया, ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन देते हैं ग्राफ बेस, ठीक है, पॉज करके नोट कर लो सब कुछ।